Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MEG 08 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर अभी तक आपने MEG 08 के लिए गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप इस वाले नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके MEG के जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपका अफ्रीका से रिलेटेड है, जिसमें आपको बताना है कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट आखिर क्यों कहा जाता था। सो द टर्म डार्क कॉन्टिनेंट वंस यूज्ड टू डिस्क्राइब अफ्रीका कैरीज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड मिसलीडिंग इम्प्लीकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अफ्रीका में कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, बल्कि अगर हम बात करें सबसे पहले जो डार्क वर्ड है ये सजेस्ट करता था दैट अफ्रीका वाज अननोन और अनएक्सप्लोर्ड टू यूरोपियंस, कि यूरोपियंस जो थे ना उन्हें अफ्रीका के बारे में नहीं पता था और उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था। दैट इज़ वाई वो इस डार्क वर्ड का यूज़ करते थे। इन रियलिटी अफ्रीका में एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ट्रेड नेटवर्क्स और रिच कल्चरल ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं बिफोर द यूरोपियन कॉन्टैक्ट। सेकेंडली जो टर्म है ये इम्प्लाइज करती है अबाउट द बैकवर्डनेस एंड प्रिमिटिवनेस, कि अफ्रीका में जो ये स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि अफ्रीकन्स को जो हमारे यूरोपियंस थे वो उन्हें अनसिविलाइज समझते थे और वो उन्हें बैकवर्ड समझते थे, विच हेल्प यूरोपियन जस्टिफाई कॉलोनियल रूल। और इसी वजह से वो कहते हैं कि हम अफ्रीका पे राज करेंगे क्योंकि हम अफ्रीकन्स को सिविलाइज्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई किया, अफ्रीकन्स का एक्सप्लॉयटेशन किया, साथ ही साथ उन्हें स्लेव भी बनाया। थर्डली डार्क का जो वर्ड का यूज़ है वो रेशियल और मॉरल मीनिंग के लिए भी किया जाता था। इट सटनली लिंक्ड डार्कनेस विद इंफीरियोरिटी एंड वाइटनेस विद सुपीरियोरिटी। ठीक है, तो इंफीरियर समझा जाता था डार्क लोगों को और वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, री इन्फोर्सिंग रेसिस्ट आइडियाज एंड डीह्यूमनाइजिंग अफ्रीकन पीपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अफ्रीका के लोगों के साथ कितना ज़्यादा इनह्यूमेन बिहेवियर था यूरोपियंस का। फाइनली द लेबल इरेज्ड अफ्रीकाज इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट, इग्नोरिंग इट्स लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस, साइंस एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो फाइनली जब ये लेबल जो है आज के समय में हम देखें तो अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल, उनकी आर्ट, उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट से इरेज हो चुका है। नाउ द टर्म डार्क कॉन्टिनेंट ये कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है बट ये कॉलोनियल और एक रेसिस्ट कंस्ट्रक्शन है। ये रिवील करता है मोर अबाउट द यूरोपियन एटीट्यूड रेदर देन अफ्रीका। तो ये अफ्रीका से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये यूरोपियंस के एटीट्यूड से रिलेटेड है। ओके, so it reveals more about European attitudes than about the Africa itself and has rightly been rejected today in favor of recognizing Africa diversity, history and cultural richness। तो आज अगर हम अफ्रीका की डाइवर्सिटी, उसका इतिहास देखते हैं, उसका कल्चर देखते हैं तो वो अब हमें ये डार्क कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है अ ग्रेन ऑफ व्हीट, जो आपकी स्टोरी जो नॉवल है उससे। सो यहाँ पे ये जो नॉवल है ये लिखी गई है आपकी न्योगी वा त्योंग के द्वारा। सो येस, अ ग्रेन ऑफ व्हीट कैन डेफिनेटली बी कंसीडर्ड अ रेजिस्टेंस नॉवल। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या ये एक रेजिस्टेंस नॉवल है, तो आप बताएंगे येस, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है रेजिस्टेंस को इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड थॉटफुल वे रेदर देन द सिंपल हीरोइज्म। तो नॉवल के अंदर हमें कोई सिंपल हीरो हीरोइन वाली स्टोरी देखने के लिए नहीं मिलती है बट कुछ रियलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो पहले हम जानेंगे कि इसका जो पूरा सेटअप है वो कब का है। सो फर्स्टली द नॉवल इज सेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माओ माओ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन केन्या। तो केन्या के अंदर जो ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ माओ माओ स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पीरियड पे ये नॉवल पूरी सेट है। दिस मूवमेंट इटसेल्फ वाज अ मेजर फॉर्म ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो माओ माओ स्ट्रगल था गाइज, ये क्या था, ये था आपका एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ था ये। कैरेक्टर्स लाइक किहिका रिप्रेजेंट एक्टिव रेजिस्टेंस एज ही ओपनली fight the British and becomes a symbol of sacrifice and martyrdom for the nation। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ये कैरेक्टर है किहिका नाम का, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, इसके माध्यम से एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ओपनली फाइट
करता है। तो पहली चीज़ जहाँ पे आपको इस नॉवल में रेजिस्टेंस दिखेगा वो आप किहिका के एग्जाम्पल को देके बताएंगे एंड आप माओ माओ स्ट्रगल के बारे में बताएंगे। सेकेंडली न्योगी जो है वो शो करते हैं कलेक्टिव रेजिस्टेंस को। द नॉवल फोकसेस नॉट ऑन वन हीरो बट ऑन द एंटायर कम्युनिटी ऑफ थाबाय विलेज। तो थाबाय विलेज की जो पूरी कम्युनिटी है उसके बारे में कहानी है, केवल उसमें हमें कोई एक हीरो देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो नॉवल शो करती है कि हाउ ऑर्डिनरी पीपल सफ़र, पार्टिसिपेट एंड स्ट्रगल टुगेदर, कि कैसे जो आम जनता होती है ना वो स्ट्रगल करती है। दिस एम्फेसाइजेस दैट रेजिस्टेंस इज शेयर्ड एफर्ट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, वर्कर्स एंड विलेजर्स। तो ये क्या चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें सब लोग मिल के अगर करेंगे तभी वो कर सकते हैं, जब पीजेंट, वर्कर, विलेजर सब मिल के काम करेंगे। However, the novel also presents resistance as morally complicated. Characters like Mugo and Karanja show how fear and survival lead some to betrayal and collaboration. तो by exposing this failure, न्योगी does not weaken the idea of resistance. तो यहाँ पे कहानी में आपको कुछ failures भी देखने के लिए मिलेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस का आइडिया फेल हो जाएगा, ठीक है, या वीक हो जाएगा। He makes it more honest and realistic, showing that heavy cost of colonial oppression. तो पूरी की पूरी नॉवल के अंदर उन्होंने कॉलोनियल ऑपरेशन के बारे में बात की है कि जो अंग्रेज जो ऑपरेस करते थे ना उससे रिलेटेड। सो द थीम ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल एंड मॉरल। म्यूगो फाइनल कन्फेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रूथ, टेलिंग स्टोरी एंड मॉरल करेज। By admitting his betrayal, he helped the community confront its past honestly. So this suggests that true resistance include self-examination, responsibility and sacrifice. तो यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस करना है, मतलब इफ यू वांट टू रेजिस्ट द कॉलोनियल रूल, तो आपको अपना भी सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। ये सेकंड चीज़ हो जाती है। और तीसरी चीज़ हो जाती है यू नीड टू सेक्रीफाइस, ठीक है, नॉट जस्ट आर्म्ड स्ट्रगल, केवल हथियार लेके खड़े हो जाना काफ़ी नहीं है फॉर द रेजिस्टेंस, आपको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। सो फाइनली द नॉवल क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ उहुरु यानी कि इंडिपेंडेंस। न्योगी सजेस्ट दैट पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन इज नॉट इनफ। तो यहाँ पे वो नॉवल के माध्यम से ये सजेस्ट कर रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल जो फ्रीडम होती है गाइज वो काफ़ी नहीं होती। रेजिस्टेंस मस्ट कंटिन्यू अगेंस्ट इनइक्वालिटी। जो रेजिस्टेंस है, एक बार आज़ादी मिलने के बाद फिर रेजिस्टेंस आपको करना है इनइक्वालिटी के खिलाफ, आपको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है, आपको करप्शन के खिलाफ भी लड़ना है। एक बार ब्रिटिशर्स चले भी जाएंगे फिर भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे दैट अ ग्रेन ऑफ व्हीट इज अ रेजिस्टेंस नॉवल। जी हाँ, ये एक रेजिस्टेंस नॉवल है क्योंकि ये एक्सपोज करती है कॉलोनियल ऑपरेशन को, कलेक्टिव स्ट्रगल को ये सेलिब्रेट करती है, ठीक है, मतलब उसको आगे बढ़ाने की बात करती है, सेक्रीफाइसेस को ऑनर करते हुए कॉल करती है फॉर द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। At the same time, it deepens the idea of resistance by showing that liberation requires both physical action and ethical truth. इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें है हाउ इज ह्यूमन लॉस डिपिक्टेड इन बापसी सिद्धवाज आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन के माध्यम से आपको बताना है कि वहाँ पे किस प्रकार का ह्यूमन लॉस आपको दर्शाया गया है। So, Bapsi Sidhwa's Ice Candy Man presents a deeply moving picture of the human loss. यहाँ पे वो ह्यूमन लॉस के बारे में एक डीप मूविंग पिक्चर दिखाते हैं। बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द 1947, द नॉवल शोज दैट पार्टीशन वॉज नॉट जस्ट द पॉलिटिकल डिवीजन बट इट वॉज ऑल्सो पर्सनल एंड इमोशनल डिजास्टर था वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो केवल पॉलिटिकल चीज़ नहीं थी, वो एक डिज़ास्टर था लोगों के लिए, जिसने लोगों की लाइफ्स को, उनके रिलेशनशिप्स को और उनके आइडेंटिटीज़ को पूरा झकझोर दिया था। तो स्टोरी के अंदर जो है लेनी सेठी जो एक यंग पारसी गर्ल है वो नरेट कर रही हैं। थ्रू हर इनोसेंट आईज रीडर्स विटनेस सीन्स ऑफ वायलेंस, रेप एंड एबडक्शंस के सीन उसको देखने के लिए मिल रहे हैं। एज लेनी ऑब्जर्व्स दीज हॉरर, हर चाइल्डहुड इनोसेंस इज डिस्ट्रॉयड, showing how even children were deeply affected by the partition। तो यहाँ पे आपको चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं उनको क्या पार्टीशन का उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में देखने के लिए मिल रहा है। एंड बिफोर पार्टीशन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर पीसफुली,
दिस हार्मनी कोलैप्सेस एज फ्रेंड्स टर्न इनटू एनिमीज। तो आफ्टर पार्टीशन जो हार्मनी है वो खत्म हो जाएगी, लोगों की फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। जो आइस कैंडी मैन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहले एक फ्रेंडली वेंडर हुआ करता था, अब वो एक वॉयलेंट कम्युनल फिगर बन गया है। ठीक है, तो जो पहले जो लोग फ्रेंडली थे अब वो लोग भी क्या हो जाते हैं, वॉयलेंट हो गए हैं। पार्टीशन की फोर्सेस ने लोगों को मतलब लोग अपने आप को धर्म के नाम पे अब जानने लग गए हैं। ठीक है, खुद को अपने धर्म से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनका जो एक पूरा जो उनकी सेंसेस है ना वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैनी कैरेक्टर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने घरों से। एंड जो वुमेन्स है सबसे ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एब्डक्ट करा जाता है, उन्हें सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिवेंज जो है वुमेन के माध्यम से लिया जाता है। तो नॉवल पूरा डिस्क्राइब करती है अबाउट द मास किलिंग्स, अबाउट द रायट्स, अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। जो फैमिलीज हैं उन्होंने कैसे अपने घरों को खोया, अपने लाइवलीहुड को खोया। जो आइस कैंडी मैन है वो खुद ही एक सिंबल है अबाउट द ह्यूमन लॉस। हिज चेंज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ जॉय टू द फिगर ऑफ फेट। तो एक ऐसा टाइम था जब वो आइस कैंडी मैन एक सोर्स ऑफ जॉय हुआ करता था, बट नाउ ही हैज बिकम द फिगर ऑफ हेट, रिफ्लेक्टिंग द fracturing of society and human relationship caused by partition. So through a child perspective, vivid characterization and focus on everyday life, आइस कैंडी मैन ने गाइस पावरफुली डिपिक्ट किया है फिजिकल इमोशन, हर एक तरीके के मतलब जो भी आपके इमोशंस है पार्टीशन की वजह से वो सभी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए दोस्तों। तो देखो कि पहला जो आपका क्वेश्चन था वो अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, जिसमें आप अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में आपको समझाना था कि जो डार्क शब्द है उसके क्या दो तीन आपके मतलब निकल के आते हैं, पहला दूसरा तीसरा क्या मतलब निकल के आते हैं, और फाइनली कैसे वो वर्ड आज इरेज हो चुका है, कैसे हम उसको रिजेक्ट करते हैं आज। फिर आपको बताना था कि क्या ग्रेन ऑफ वीट जो नॉवल है वो एक रेजिस्टेंस नॉवल है, तो उसमें आपको बताना है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आखिर किन किन माध्यमों से दिखाया गया है। माओ स्ट्रगल हो गया आपका, थाई बाय विलेज के बारे में बताते हुए, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि आइस कैंडी मैन में आपको कैसे लॉस देखने के लिए मिल रहा है, ह्यूमन लॉस। तो उसके अंदर आपको सारे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको लिख के आने, आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हो, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके, नाउ हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको जो वेरियस रोल्स हैं स्टोन एंजल नॉवल में वो डिस्क्राइब करने हैं। सो इन मार्गरेट लॉरेंस द स्टोन एंजल जो है वो एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, क्या है, इन मार्गरेट लॉरेंस द स्टोन एंजल मॉन्यूमेंट प्लेस्ड ऑन हैगर क्यूरी mother's grave is a powerful and multi-layered symbol. Through the novel, the stone angel takes on several important roles that reflect Hagar's personality, family values and inner conflict. तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका कैरेक्टर है इसके अंदर, नॉवल के अंदर, उसके माध्यम से उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फैमिली वैल्यूज़ और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन कहता है कि इलेबरेट करो वेरियस रोल्स असाइंड टू द स्टोन एंजल इन द नॉवल। इस नॉवल के अंदर कौन कौन से रोल दिए गए हैं उसको। तो यहाँ पे जो स्टोन एंजल है इज इरेक्टेड बाय जेसन क्यूरी, हेगर्स फादर, नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ बट टू डिस्प्ले हिज वेल्थ, प्राइड एंड पावर। तो यहाँ पे जो है जो ग्रैंड मॉन्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस डिजायर टू एस्टैब्लिश अ लास्टिंग फैमिली लेगेसी, फैमिली की लेगेसी को दिखा रहा है। तो ये जो नॉवल है, ये जो स्टोन एंजल है वो एक पैटर्नल प्राइड का सिंबल है। दूसरा जो हेगर है वो ग्रो अप करता है एज द कोल्ड, प्राउड एंड अनबेंडिंग। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस लव और अफेक्शन। ठीक है, तो उसको अपने में मतलब लव और अफेक्शन को पाना बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्ट लगता है। एंड जो एंजल्स हार्ड लाइफलेस स्टोन है, ठीक है, हैगर की इमोशनल रिजिडिटी को, उसमें कोई कंपैशन नहीं है, स्पेशली इन हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड। तो दूसरी चीज़ देखो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हैगर है उसका उसके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है गाइस वो भी खराब है, उसमें कोई भी मतलब कंपैशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जो स्टोन एंजल है मॉन्यूमेंट है वैसे तो वो, जो कि हैगर क्यूरी की मदर की ग्रेव पे बना हुआ है, एंड वो पैटर्नल प्राइड का सिंबल है। हैगर के इमोशनल हार्डनेस के बारे में आप बताओगे। फिर आप बताओगे जो एंजल है वो हैगर की मदर है, हु वॉज जेंटल, वीक एंड सबमिसिव। हैगर जो है डिस्पाइज दिस सॉफ्टनेस बट ऑल्सो कैरीज डीप गिल्ट बिकॉज हर मदर डाइड गिविंग बर्थ टू हर।
तो उसके अंदर एक प्रकार का गिल्ट है, क्योंकि उसकी जो माता जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है while she was giving birth to her. So the monument becomes a constant reminder of this unsolved emotional conflict. तो इस नॉवल के अंदर आपको एक अनसॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा जो उसका रिलेशनशिप है वो देखने के लिए मिल रहा है। नाउ जो स्टोन एंजल है गाइज, इट इज अ पैराडॉक्स, यानी कि इट इज मेड ऑफ कोल्ड स्टोन येट शेप्ड एज एन एंजल, अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड काइंडनेस। कि पत्थर का होके भी, ठीक है, मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ कोल्ड स्टोन बट स्टिल वो एक सिंबल है प्योरिटी का और काइंडनेस का। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। द एंजल्स ब्लाइंड स्टेयरिंग आईज सीम्स जजमेंटल। और ये जो एंजल है, ठीक है, इसकी ब्लाइंड आईज जब उसको घूरती हैं तो उसको जजमेंटल सा फील करवाती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो उसको जज कर रही हैं। दे बिकम अ फोकस ऑफ हर एंगर टुवर्ड सोशल एक्सपेक्टेशंस रिलीजन। तो उसके अंदर समाज को लेके, धर्म को लेके, फैमिली की अथॉरिटी को लेकर उसमें एंगर है। एंड इन हर ओल्ड एज शी रियलाइजेज दैट शी हरसेल्फ हैज बिकम लाइक द स्टोन एंजल। उसको क्या रियलाइज होता है कि वो खुद ही स्टोन एंजल की तरह बन चुकी है, हार्ड, आइसोलेटेड, इमोशनली ब्लाइंड। दिस रिकॉग्निशन मार्क्स हर ग्रोथ। बाय द एंड ऑफ द नॉवल she struggles to let go of pride and learns to show humility, love and acceptance. तो नॉवल के लास्ट तक जाते जाते चीज़ें बदल जाएंगी। She start to show love and acceptance, moving closer to the angelic qualities she once rejected. So the stone angel in the novel is not just the grave monument. वो किसी की grave का monument नहीं है, बल्कि वो एक central symbol है, symbol of pride, symbol of guilt, symbol of emotional rigidity and transformation finally. So it mirrors हैगर क्यूरी लाइफ जर्नी। तो यहाँ पे हैगर क्यूरी की पूरी लाइफ जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे वो पहले स्टोन लाइक हार्ड होती है, पेनफुल उसकी लाइफ होती है, बट बाद में चीज़ें बदल जाएंगी और वो एक्सेप्ट कर लेगी चीज़ों को। ओके, सो गाइज इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और MEG08 को 8 की तैयारी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी एक मेरा पुराना वीडियो है, उधर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें भी कवर कर लो तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। इसके बाद अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन।